नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। सुबह के 8 बजने को है और हमेशा की तरह लेकर हम हाजिर हैं सारा देश 100 खबरों के सफर को। तो आइए फटाफट के सफर को शुरू करते हैं। आज से शुरू हो रहा है श्री श्री रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग का वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल। शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे समारोह का उद्घाटन। यमुना किनारे करीब 68 एकड़ के इलाके में हो रहा है वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का आयोजन। 3 दिन चलने वाले समारोह में 155 देशों के करीब 35 लाख लोग जुटेंगे। एनजीटी के आदेश के बावजूद आर्ट ऑफ लिविंग ने 5 करोड़ रुपए का जुर्माना नहीं भरा। जुर्माना जमा करने के लिए संस्था के पास अब सिर्फ आज दोपहर तक का वक्त है। IBN 7 से खास बातचीत में श्री श्री रविशंकर ने कहा है कि वो जुर्माने की रकम अपनी शर्तों पर अदा करेंगे। वहीं आर्ट ऑफ लिविंग का ये भी कहना है कि वो जुर्माने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। एनजीटी ने दिल्ली विकास प्राधिकरण पर 5 लाख और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी पर 1 लाख का जुर्माना लगाया था, जिसे दोनों एजेंसीज ने गुरुवार को जमा कर दिया था। आज शाम 5 बजे रंगारंग कार्यक्रमों के साथ वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल की शुरुआत होगी। 40 संगीतकार नादस्वरम बजाकर समारोह की शुरुआत का ऐलान करेंगे। इस समारोह में पीएम मोदी के अलावा बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, वेंकैया नायडू, नितिन गडकरी, महेश शर्मा और सुरेश प्रभु भी शामिल होंगे। कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी समारोह में शिरकत करेंगे। इनमें अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, देवेंद्र फडणवीस के नाम शामिल हैं। श्री रविशंकर का यह कहना है कि उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी न्योता देने के लिए वक्त मांगा था। उनका कहना है कि शायद दोनों ज्यादा व्यस्त हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी भी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में शामिल होंगे। इसके साथ ही श्रीलंका, नेपाल और इराक के नेता भी यमुना किनारे जुटेंगे। कांग्रेस का आरोप है कि श्री श्री के कार्यक्रम के लिए पर्यावरण नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। कांग्रेस ने सेना के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए। इस हाई प्रोफाइल समारोह की सुरक्षा के तगड़े इंतजाम है। पूरे समारोह स्थल के चारों ओर पुलिस तैनात रहेगी। वहीं पीएम के पहुंचने के चलते एसपीजी भी सुरक्षा इंतजाम में शामिल है। सुरक्षा के लिहाज से 13 गेट्स बनाए गए हैं। 1 से 9 नंबर तक जो गेट हैं वो वीआईपी लोगों के लिए हैं, जबकि बाकी के 4 आम लोगों के लिए। पूरे समारोह स्थल की निगरानी के लिए करीब 1000 सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस के साथ साथ 5000 वॉलंटियर्स भी तैनात रहेंगे। 11 से 13 मार्च के बीच दिल्ली वालों की ट्रैफिक की मुश्किल बढ़ने वाली है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस ने काफी इंतजाम किए हैं। साथ ही लोगों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने की भी अपील की है। समारोह में आने जाने के लिए 10,000 कारों और 800 बसेस का जो स्टिकर्स हैं, पार्किंग स्टिकर्स दिए गए हैं। बिना स्टिकर वाली किसी भी गाड़ी को प्रवेश नहीं मिलेगा। कारोबारी विजय माल्या ने एक ट्वीट कर इधर सफाई दी है कि वो भगोड़े नहीं हैं। उनका कहना है कि वो एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी हैं और उनका भारत से बाहर आना जाना लगा रहता है। माल्या ने यह भी लिखा कि वो देश के कानून का सम्मान करते हैं और उसमें भरोसा रखते हैं। उन्होंने ये भी लिखा कि उनका मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। कारोबारी विजय माल्या की मुश्किलें लगातार लेकिन बढ़ती जा रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट उनके खिलाफ दायर की गई सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट की याचिका पर आज सुनवाई करेगा। विजय माल्या के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी होने के बावजूद उनके विदेश भागने के मुद्दे पर राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष का आरोप था कि सरकार की मिलीभगत से ही माल्या विदेश भाग गए। माल्या के मामले में राहुल गांधी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब सरकार को पता था कि उन पर बैंकों का हजारों करोड़ रुपए का कर्ज है तो फिर उन्हें विदेश क्यों जाने दिया। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक एफआईआर दर्ज करने के बाद सीबीआई ने माल्या के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था। हालांकि इसके बाद भी माल्या 2 बार विदेश आ जा चुके थे। बताया जा रहा है कि सीबीआई ने इमिग्रेशन विभाग से पूछा है कि लुकआउट नोटिस के बावजूद आखिर विजय माल्या विदेश जाने में सफल कैसे रहे। फिलहाल विजय माल्या इंग्लैंड के अपने घर में मौजूद हैं। IBN 7 विजय माल्या के इंग्लैंड स्थित घर पहुंचा और उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। पाकिस्तानी टीम के भारत आने पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। पाकिस्तान के गृह मंत्री निसार खान ने यह कहा है कि भारत सरकार सुरक्षा की गारंटी नहीं देगी तो टीम नहीं भेजी जाएगी। निसार खान ने यह कहा कि वो नहीं चाहते कि खिलाड़ियों पर कोई दबाव रहे, क्योंकि इससे उनके खेल पर असर पड़ेगा। हालांकि गुरुवार दोपहर तक पाक मीडिया से खबर आ रही थी कि पाक क्रिकेट टीम को भारत रवानगी पर हरी झंडी मिल गई है। वहीं पाकिस्तान के इस बयान पर जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने यह कहा है कि सभी टीम्स को पुख्ता सुरक्षा देना हमारा कर्तव्य है। रिजिजू ने यह भी कहा कि वो अलग से किसी टीम को विशेष सुरक्षा नहीं दे सकते। अगर पाक टीम को सीआईएसएफ की सुरक्षा चाहिए तो बीसीसीआई को इसके लिए एडवांस में पैसा देना होगा। वहीं कोलकाता में होने वाले भारत पाकिस्तान मैच की तैयारियों को लेकर सौरभ गांगुली ने ममता बनर्जी से मुलाकात की। ममता बनर्जी ने हर मुमकिन इंतजाम का भरोसा दिया।
बीसीसीआई सचिव अनुराग ठाकुर ने कहा है कि सभी देशों की टीमें भारत आ रही हैं और पाकिस्तान को ना आने का बहाना नहीं बनाना चाहिए। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने यह कहा है कि पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था सबसे ज्यादा खराब है और वो गारंटी मांग रहे हैं। राउत ने कहा कि हम नहीं चाहते कि पाक टीम भारत आए। देशद्रोह के आरोपी और जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर कैंपस के भीतर ही हमले की कोशिश की गई। एक छात्र ने कन्हैया को थप्पड़ मारने की भी कोशिश की। हमला करने वाले छात्र का नाम विकास चौधरी है। बताया जा रहा है कि वो भारतीय सेना पर कन्हैया के बयान से नाराज था। कन्हैया का यह भी कहना है कि हमला करने वाले छात्र पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो इस छात्र का भविष्य खराब नहीं करना चाहता। जेएनयू में आयोजित एक कार्यक्रम में कन्हैया ने कहा कि रोहित वेमुला पर बोलने के बाद उसे जेल भेज दिया गया और अब उस पर हमला कराकर उसे डराने की कोशिश हो रही है। बीजेपी नेता रामेश्वर चौरसिया ने आरोप लगाया है कि जेएनयू के प्रोफेसर रात को झाड़ियों में छिपकर चरस पीते हैं और दिन में भाषण देते हैं। चौरसिया ने यह बात जेएनयू में आयोजित एक कार्यक्रम में कही। जेएनयू कैंपस में देश विरोधी नारे लगाने के मामले की जांच कर रही उच्च स्तरीय कमेटी आज अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। 9 फरवरी की घटना के बाद इस कमेटी का गठन किया गया था। इलाहाबाद में देशद्रोह के आरोपी कन्हैया कुमार से जुड़े एक पोस्टर को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। इस पोस्टर में कन्हैया कुमार की हत्या करने की बात लिखी है। बताया जा रहा है कि यह पोस्टर यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों ने लगवाए हैं। इस पोस्टर में सेना के बारे में कन्हैया के बयान की भी निंदा की गई है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन मिलेगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बिल्डर्स पर नकेल कसने और खरीदारों को राहत देने वाला रियल एस्टेट बिल राज्यसभा से पास हो गया है। बिल में उपभोक्ताओं के हितों का खास ख्याल रखा गया है। बिल के मुताबिक घर देने में देरी करने पर न सिर्फ बिल्डर को जुर्माना देना पड़ेगा बल्कि 3 साल की सजा भी हो सकती है। इतना ही नहीं, किसी एक प्रोजेक्ट का 70% पैसा अलग अकाउंट में रखना होगा जो सिर्फ उसी प्रोजेक्ट में खर्च होगा। बिल को अभी लोकसभा से पास होना बाकी है। लोकसभा में इशरत जहां को लेकर चर्चा के दौरान सरकार और विपक्ष में जमकर तकरार हुई। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इशरत मामले में तत्कालीन सरकार ने नरेंद्र मोदी को फंसाने की साजिश रची थी। राजनाथ सिंह ने कहा कि इशरत मामले से जुड़े अहम दस्तावेज गृह मंत्रालय से गायब हो गए हैं। उन्होंने कहा कि 2009 में तत्कालीन अटॉर्नी जनरल को लिखे 2 लेटर गुम हो गए। बीजेपी सांसद और मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह ने लोकसभा में कहा कि नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के लिए उन्हें एसआईटी का चीफ बनाया गया था। उस एसआईटी का मकसद ही एनकाउंटर को फर्जी साबित करना था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 77 साल बाद अपने स्वयंसेवकों की ड्रेस को बदल रहा है। संघ के स्वयंसेवक अब खाकी निक्कर की जगह फुल पैंट पहने नजर आ सकते हैं। पतलून के रंग पर अंतिम फैसला राजस्थान के नागौर में शुक्रवार से शुरू हो रही संघ की प्रतिनिधि सभा में होगा। यह बैठक 3 दिन चलेगी। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के भतीजे आदित्य की शादी में लालू यादव, अमर सिंह और जयप्रदा समेत तमाम हस्तियां पहुंची। आदित्य यूपी सरकार में मंत्री शिवपाल सिंह के बेटे हैं। इस समारोह में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी और कन्नौज से सांसद डिंपल यादव ने जमकर डांस किया। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने यूपी कांग्रेस में अपना काम संभाल लिया है। गुरुवार को उन्होंने लखनऊ में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान यूपी चुनाव में कांग्रेस की तैयारियों पर चर्चा हुई। प्रशांत किशोर ने बैठक में मौजूद नेताओं को 15 पन्ने का एक परफॉर्मा दिया। इस परफॉर्मा में विधानसभा क्षेत्रों के जातीय समीकरण, चुनावी मुद्दों और 20 सक्रिय कार्यकर्ताओं के नाम पूछे गए हैं। इन्हीं जानकारियों के आधार पर प्रशांत कांग्रेस की चुनावी रणनीति तैयार करेंगे। सतलुज यमुना लिंक नहर के पानी को लेकर पंजाब और हरियाणा में ठन गई है। पंजाब सरकार ने एक प्रस्ताव पास कर सतलुज यमुना लिंक नहर को पूरी तरह से खत्म करने का फैसला किया। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने यह कहा है कि नहर के लिए जो जमीन लोगों से ली गई थी उस जमीन को भी लोगों को लौटा दिया जाएगा। पंजाब की दलील है कि उसके किसानों के पास पहले ही खेती के लिए पानी नहीं है, जिन्हें दूसरे राज्यों को पानी नहीं दिया जा सकता। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंजाब सरकार के इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। खट्टर ने पंजाब को बड़ा भाई बताते हुए कहा कि उसे छोटे भाई का ख्याल रखना चाहिए। गैर मराठियों को ऑटो परमिट न दिए जाने की खबर पर एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने कहा कि अगर गैर मराठियों के नए परमिट वाले ऑटो रिक्शा सड़कों पर नजर आए तो उनको आग लगा देंगे। राज ठाकरे के इस बयान के बाद बवाल उठ खड़ा हुआ है। ठाकरे ने एमएनएस के 10वें स्थापना दिवस पर यह विवादित बयान दिया। मुंबई में बीजेपी विधायक योगेश सरकार के कांदिवली दफ्तर में तोड़फोड़ हुई। इसका आरोप एमएनएस कार्यकर्ताओं पर लगा है। योगेश राज ने राज ठाकरे के ऑटो जलाने वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी। आर्म्स एक्ट मामले में सलमान खान ने जोधपुर कोर्ट में अपना बयान कल दर्ज कराया। सलमान ने कोर्ट में कहा कि उन्हें जानबूझकर मामले में फंसाया गया है। अगली सुनवाई 4 अप्रैल को होगी।
दिल्ली से सटे गुड़गांव के सेक्टर 47 में गुरुवार को एक गड्ढे में गिरने से दो जुड़वा बहनों की मौत हो गई। घर के बाहर खेलते वक्त दोनों बहनें गड्ढे में गिर गई थी। हादसे में बहनों का एक भाई भी गड्ढे में गिर गया था। पास खड़े एक शख्स ने तीनों बच्चों को बाहर निकाला, लेकिन दोनों बहनों की मौत हो गई। इधर आवारा कुत्तों से मुक्त नारे के साथ केरल की प्रतिष्ठित उद्योगपति कोचेसॉफ 19 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर सत्याग्रह करेंगे। कोचेसॉफ भारत में स्ट्रे डॉग फ्री मूवमेंट के चेयरमैन भी हैं। नाबालिग से रेप के आरोपी विधायक राजवल्लभ यादव ने बिहार के बिहार शरीफ कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि विधायक राजवल्लभ 1 महीने से फरार चल रहे थे, जबकि इस मामले में मुख्य अभियुक्त सुलेखा देवी समेत अन्य लोगों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पटना में एक बेटे ने विवाद के चलते अपने पिता को पीट कर अधमरा कर दिया और फिर पिता के हाथ पैर बांधकर उसे कुएं में लटका दिया। यूपी के मुरादाबाद में एक सड़क हादसे में एसपी विधायक हाजी इरफान समेत 2 लोगों की मौत हो गई। हाजी इरफान मुरादाबाद की बेल्लारी विधानसभा सीट से विधायक थे। हादसा उस वक्त हुआ जब हाजी इरफान कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव के बेटे की शादी में शामिल होने के लिए जा रहे थे। हादसे में घायल उनके बेटे की हालत गंभीर है। नोएडा के सेक्टर 15 में अपनी कार से जा रहे एक मल्टीनेशनल कंपनी ओजोन के इंडिया हेड को लुटेरों ने गोली मार दी। लुटेरों ने राकेश अवस्थी को लूटपाट का विरोध करने पर गोली मार दी। मध्य प्रदेश के दमोह में कुएं से पानी निकालते वक्त तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले दलित छात्र का पैर फिसलकर और डूबने से उसकी मौत हो गई। दरअसल खाने के बाद बच्चा स्कूल के हैंडपंप से पानी पीने गया तो उसे वहां से भगा दिया गया, जिसके बाद वो पानी पीने नजदीक के कुएं पर गया और वहां पर डूब गया। दिल्ली में एचडीएफ लाइफ इंश्योरेंस के एक मैनेजर को अपनी प्रेमिका की पीट कर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी नवीन ने प्रेमिका से खुद की शादीशुदा होने के बाद छिपा कर रखी थी, लेकिन मामला खुलने पर प्रेमिका उसकी पत्नी को सारी बातें बता देने की धमकी दे रही थी। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में 12 घंटे तक जख्मी अवस्था में पड़े एक 16 साल के युवक की प्रशासन की लापरवाही के चलते मौत हो गई। दरअसल देवेश सोमवार की रात ट्रेन से गिर गया था, लेकिन जीआरपी ने उसकी मदद नहीं की। 16 घंटे बाद देवेश की मां ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। गाजियाबाद के लोनी में बाइक सवार बदमाशों ने सलमान नाम के एक युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। सलमान की शादी 1 अप्रैल को होने वाली थी और वो शादी का कार्ड छपवाने निकला था। दिल्ली के सुल्तानपुरी में कुछ युवकों ने सरेआम एक सिपाही को जमकर पीटा। सिपाही और लड़कों के बीच में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक मेडिकल कॉलेज के छात्रों को व्हाट्सएप ग्रुप चलाना महंगा पड़ गया। छात्राओं की शिकायत पर सभी 8 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया। छात्रों के मुताबिक छात्रों ने ग्रुप पर अश्लील कमेंट्स किए थे। पुलिस ने छात्राओं की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में एक स्कूल में खुलेआम नकल का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में शिक्षक छात्र छात्राओं को नकल कराते नजर आ रहे हैं। इस मामले में शिकायत सरपंच ने कलेक्टर से की, जिसके बाद जांच की जा रही है। स्कूल के प्री बोर्ड का रिजल्ट खराब आने के बाद स्कूल में खुलेआम नकल करवाई जा रही थी। यूपी के बहराइच में कुछ बदमाशों ने बारातियों को लाठी डंडों और ईंट पत्थरों से पीट डाला। हमले में करीब 24 से ज्यादा बाराती घायल हुए हैं। दिल्ली में एक शादी समारोह में हर्ष फायरिंग के दौरान 4 लोगों को गोली लगी है। इनमें 3 बैंड बजाने वाले शामिल हैं। घायलों का इलाज जारी है। अभिनेत्री दीपशिखा नागपाल ने अपने पूर्व पति केशव अरोड़ा पर मारपीट करने, घर में जबरन घुसने और गाली गलौज करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने दीपशिखा की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली है। अब ऋतिक भी हॉलीवुड में अपना जलवा दिखाने के लिए तैयार हैं। सुनने में आया है कि हॉलीवुड मूवी रैम्बो की सीक्वल में ऋतिक रैम्बो के किरदार में नजर आएंगे। नेहा धूपिया संता बंता प्राइवेट लिमिटेड में बोल्ड रूप में नजर आएंगे। हाल ही में नेहा ने अपनी एक बिकिनी शूट के लिए फैसला किया कि वो खुद बिकिनी खरीदेंगी। बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा की ट्विटर फॉलोअर्स की संख्या 70 लाख से ज्यादा हो गई है। इस मौके पर अनुष्का ने ट्वीट कर फैंस का शुक्रिया अदा किया। कॉमेडी किंग कपिल शर्मा अपने नए शो के प्रमोशन के लिए भोपाल में हैं। कपिल के मुताबिक उनका सपना है कि वो पीएम मोदी को अपने शो में गेस्ट बुलाएं। क्रिकेटर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर बन रही बायोपिक का पहला पोस्टर सामने आ गया है। इस फिल्म में सुशांत राजपूत धोनी का किरदार निभाएंगे। सिएटल के पास ग्रीनवुड में एक कैफे में गैस विस्फोट होने के बाद आग लग गई। इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बुधवार को पेरिस के सड़कों पर मजदूर संगठनों की ओर से एक मार्च निकाला गया। ये मार्च राष्ट्रपति फ्रांसवा होलांद के खिलाफ निकाला गया था।
प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि रोजगार के घंटे तय किए जाएं, साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा किए जाएं। तालिबान ने अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत पर बुधवार को हमला कर दिया। इस हमले में 3 पुलिस अधिकारियों समेत 7 हमलावर मारे गए। यह इलाका अफीम की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। कोलकाता में खेले गए T20 विश्व कप के वार्म अप मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 45 रनों से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 185 रन बनाए थे। भारत की तरफ से रोहित शर्मा ने 98 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि युवराज सिंह 31 और शिखर धवन ने 21 रन बनाए। 186 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी पूरी तरह से बिखर गई और क्रिस गेल ने सबसे ज्यादा 20 रन बनाए। वेस्टइंडीज की ओर से जेरोम टेलर और सुलेमान बेन ने 2-2 विकेट लिए। T20 वर्ल्ड कप में ग्रुप बी के क्वालिफायर मैच में अफगानिस्तान ने हांगकांग को 6 विकेट से हरा दिया। नागपुर में खेले गए इस मैच में अफगानी बल्लेबाज शहजाद और नूर अली ने शानदार पारी खेली। और इधर भारत ने बेहद रोमांचक मुकाबले में मुंबई को 4 विकेट से हराकर ईरानी कप अपने नाम कर लिया। फैजल और साथ ही साथ करुण नायर इस जीत के हीरो रहे।